प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा नाम स्नेल्स लॉ, sin I by sin R is equals to refractive index of second medium with respect to first medium. sin I by sin R is equals to mu2 by mu1, और अगर एयर रहता है तो म्यू लिखा जाता है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। फिगर ध्यान से, कोई कुछ नोट नहीं करना, फिगर देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर। ये एक सरफेस है, ऊपर एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, नीचे एक दूसरा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। इस पे ऐसे तीन वेव पैरेलल गिरा और ये है इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट m, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करके बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल और ऐसे चला, सही है। ले इधर चला गया रिफ्रैक्टेड रेज, तो हम लोग इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें। ये रहा हम लोगों का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, नाम है n, है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D। A यहां से यहां पहुंचा, दिस इज A डैश, B P को होते हुए यहां पहुंचा B डैश, और D पहुंचा यहां पे D डैश। अब समय है एंगल को लिखने का, तो एंगल को ध्यान से देखिए। नॉर्मल के साथ ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 माइनस आई होगा तो फिर से ये आई होगा। नॉर्मल के साथ ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये 90 माइनस आ रहा है तो फिर से ये आर होगा। हम लोग बात वैसे ही करेंगे, हम लोग देखेंगे कि B को B डैश पहुंचने में कितना समय लगा, B को B डैश पहुंचने में कितना समय लगा। जो टाइम आएगा वो P से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कारण अगर पॉइंट्स A, B और D एक समय में इंसिडेंट वेव फ्रंट पे है तो वो सेम टाइम में ही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे भी पहुंचेगा। सो P पॉइंट से वो टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो लास्ट डे का स्टेटमेंट था वही यहां भी काम है। सो अब चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन पे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना और समझना। Time taken by B to reach B dash, time taken by B to reach B dash, ठीक है। So that time will be equals to Bp divided by speed of light in first medium plus P B dash divided by speed of light in second medium। देखो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आप c लिखते हैं, सही है ना, लेकिन यहाँ फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगा c बाई म्यू1 और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगा c बाई म्यू2, सही जा रहे हैं। यस सर। तो हमारे पास हो गया t इज इक्वल्स टू bp c बाई म्यू1 प्लस pb डैश c बाई म्यू2। तो आपके पास हो गया t इज इक्वल्स टू 1 बाई c बाहर, म्यू1 bp प्लस म्यू2 pb डैश। अब थोड़ा कैलकुलेशन देखो, क्या हम लोग bp को लिख सकते हैं ap का साइन आई, सो t will be equals to 1 by c म्यू1
एपी का साइन आई प्लस म्यू टू पी डी डैश को लिख सकते हैं पी डी डैश का साइन आर, Yes, sir. पी डी डैश का साइन आर. So time will be equals to 1 by c times of mu1 ap sin I plus mu2. फिगर को गौर से देखिए, क्या p d डैश को लिख सकते हैं a d डैश माइनस ap, p d डैश को लिख सकते हैं a d डैश माइनस ap, a d डैश माइनस ap और है sin r. So time will be equals to 1 by c mu1 ap sin I plus mu2 ad dash sin r minus mu2 U2 AP sign R. ap sin r. अब देखो ap दो जगह, यहां और वहां. So time will be equals to 1 by c ap बाहर ब्रैकेट में देखो mu1 sin I माइनस वहां देखो U2 sign R. mu2 sin r प्लस mu2 ad dash sin r. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारा का सारा पॉइंट जो किसी समय इंसिडेंट वेव फ्रंट पे था वो सेम टाइम में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे होगा. All the points which are on incident wave front are at same time on refracted wave front. So this time will be independent from P point. ये P point से इंडिपेंडेंट होगा. This is possible if, और ये तभी पॉसिबल है जब mu1 sin I माइनस mu2 sin r, mu1 sin I माइनस mu2 sin r 0 हो. mu1 sin I is mu2 sin r, या फिर sin I by sin r is equals to mu2 by mu1. This is Snell's law. इसी में कहा जाता है कि अगर आपका फर्स्ट मीडियम एयर है, if first medium is air, तो याद रखना कि mu1 का वैल्यू 1 होता है और उस समय mu2 को आप mu लिखते हैं. तो ऐसे केस में योर स्नेल्स लॉ इज sin I by sin r is equals to mu. sin I by sin r is equals to mu. क्लियर है? Yes, sir. Sir, वीडियो ब्लर हो गया. Concept of interference. इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्सेस. क्या होता है जरा गौर से देखो और समझो. मेरे पास दो सोर्स है S1 और S2. इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. S1 and S2 have सेम फ्रीक्वेंसी. मतलब जो ओमेगा 1 है वही ओमेगा 2 है
या जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का वही फ्रीक्वेंसी सेकंड का। अब आप एक पॉइंट लिए यहां P पॉइंट, जो S1 से X1 डिस्टेंस पे था और S2 से X2 डिस्टेंस पे था, से X1 डिस्टेंस पे था और S2 से X2 डिस्टेंस पे था। तो S1 से वेव निकलेगा और पहुंचेगा P तक, S2 से वेव निकलेगा और पहुंचेगा P तक। मतलब P पॉइंट पे दो वेव आ रहा है और दोनों वेव का अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग वेव फंक्शन लिखेंगे तो A sin kx1 plus omega t and y2 is equals to A sin kx2 plus omega t। क्या समझा ये? सही है ना? x1 और x2 अलग अलग है लेकिन ओमेगा तो दोनों का सेम है ना। तो एक का इक्वेशन हुआ y1 is equals to a sin kx1 plus omega t, दूसरा है y2 is equals to a sin kx2 plus omega t। क्लियर? अब देखो, so phase difference between two waves, दोनों वेव्स के बीच का फेज का डिफरेंस, तुम जब फेज का डिफरेंस लेगा तो जो पहले का फेज डिफरेंस है उसमें से दूसरे वाले के फेज डिफरेंस को माइनस करेगा। मतलब ये फर्स्ट उसमें से सेकंड को माइनस करो, kx1 प्लस ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस ओमेगा टी। क्या बोलता है? दोनों ओमेगा टी कैंसिल हुआ तो फेज का जो डिफरेंस है वो आया kx1 माइनस x2। क्या हम लोग लिख सकते हैं डेल फाई इज इक्वल टू k के जगह पे 2 पाई बाई लैम्डा और यहाँ पे डेल x पाथ का डिफरेंस। बोलो बोलो। 11 में याद करो, ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया गया था। अभी कहां से आया समझ में आ रहा है? del phi is equals to 2 pi by lambda into del x is path difference। ओके, path difference। अब देखो हम तुमको दूसरा भी एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस में सोर्स S1 और S2 है, S1 and S2 have डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लेकिन इस बार जो पोजीशन है वो पोजीशन दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी x है तो इसके लिए भी x है। S1 से वेव निकलेगा और P तक पहुंचेगा, S2 से वेव निकलेगा और P तक पहुंचेगा। इस बार अगर हम लोग दोनों का इक्वेशन लिखें तो A sin kx प्लस ओमेगा 1t और y2 is equals to a sin kx प्लस ओमेगा 2t। समझा क्या? बोलो बोलो। ठीक है, अब जरा गौर करना, इस बार नाउ फेज डिफरेंस, इस बार अगर आप फेज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो kx प्लस ओमेगा 1t माइनस kx प्लस ओमेगा 2t। सही है? kx कैंसिल एंड डेल फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t, या फिर डेल फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एंड t। क्या हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई f1 माइनस f2 एंड t। बोलो बोलो, समझा? अब आप गौर कीजिए, आप गौर इस बात पे कीजिए कि फेज का डिफरेंस टाइम का फंक्शन, फेज का डिफरेंस पोजीशन का फंक्शन। आपको पता है, आप 11 में एक फेनोमेनन पढ़े हैं, नाम है बीट्स। बताओ उसमें फेज का जो डिफरेंस होता था, जो वेव्स बीट्स बनता था, वो किस पे डिपेंड करता था? पोजीशन पे कि टाइम पे?
पोजीशन पे है सर, नोड और एंटीनोड। नोड और एंटीनोड्स बीट्स में बनता था, पोजीशन पे बनता है सर। वही पूछ रहे हैं, बीट्स में नोड और एंटीनोड बनता था कि स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटीनोड बनता था? चलो यार, कुछ पूछना ही बेकार है क्या? याद रखना, if omega 1 and omega 2 are not same, phase difference is function of time, so beats are formed. Beats are formed and sources are incoherent, does not shows interference. लाइन ये कहता है कि अगर हमारा फेज का डिफरेंस टाइम का फंक्शन है, तो अभी अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो थोड़ी देर के बाद π/2 होगा, थोड़ी देर के बाद पाई होगा, थोड़ी देर के बाद 2π होगा, एंड सो ऑन। मतलब एक ही जगह पे अलग फेज का डिफरेंस होते रहेगा। क्या ये सही है? अलग टाइम में एक ही जगह पे फेज का डिफरेंस बदलते रहेगा, कभी 0, कभी 2π, कभी 4π, कभी पाई, कभी 2π, एंड सो ऑन। सही है? तो इस केस में याद रखना, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है तो बीट्स बनता है, लेकिन अगर हमारे सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस बार याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट जो नीचे लिखना हम यहां लिख रहे हैं, सो del phi is function of position and sources are said to be coherent, which gives sustained interference पैटर्न। इस बार हुआ क्या कि फ्रीक्वेंसी सेम होने से फेज का डिफरेंस पोजीशन का फंक्शन है। पोजीशन का फंक्शन कहने का मतलब एक पोजीशन पे अगर फेज का डिफरेंस 0 है तो हमेशा 0 रहेगा, हमेशा, चाहे 4 बजे, चाहे 4:30 बजे, चाहे 5 बजे, चाहे 5:30 बजे, वह हमेशा 0 ही रहेगा। दूसरे जगह पे अगर फेज का डिफरेंस π/2 आ गया तो चाहे कोई भी टाइम लो, 0, 4, 5 जो लेना लो, वहां हमेशा π/2 ही रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा पर्टिकुलर सोर्सेस का पेयर जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, उस केस में फेज डिफरेंस पोजीशन का फंक्शन होता है, और यही केस है जहां इंटरफेरेंस होता है। क्या ये बात समझ में आई? नोट करो भाई, नोट करो फटाफट। कोहेरेंट सोर्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहा तो सोर्सेस कैन नॉट बी सेड एज अ कोहेरेंट सोर्स, और सोर्स अगर कोहेरेंट नहीं होगा तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सर ये वर्ड क्या भारी भरकम वर्ड बोल रहे हैं। देख, इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें वेव्स का एनर्जी आपस में इंटरमिक्स होता है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एकदम बोलचाल की भाषा में बोलो तो वेव्स का एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब इंटरमिक्स होता है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो कहीं एनर्जी अपने एवरेज लेवल से बढ़ जाता है, जहां वेव सेम फेज में मिलता हुआ एनर्जी बढ़ जाता है, और जहां वेव्स अपोजिट फेज में मिलता हुआ एनर्जी घट जाता है। सही है। तो जहां जहां एनर्जी, लाइट के केस में जहां जहां एनर्जी बढ़ेगा वो सब बनता है मैक्सिमा। ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, चमकीला, व्हाइट, इंटेंसिटी हाई दिखेगा जहां एवरेज एनर्जी से बढ़ेगा, और जहां भी एवरेज एनर्जी से एनर्जी घटेगा उन सब जगह बनता है मिनिमा। लाइट के फेज में बोलो तो डार्क फ्रिंजेस। तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेनन है, इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें दो वेव्स जब आपस में कंबाइन करता है तो उसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन में जहां एनर्जी सेम फेज में वेव्स के मिलने से बढ़ता है उसको कहते हैं मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस बनता है, और जहां एनर्जी वेव्स के अपोजिट फेज में मिलने से घटता है वहां बनता है मिनिमा, उसको हम लोग डार्क फ्रिंजेस कहते हैं। अब जो फ्रिंज बना, अभी देखो हम जहां क्लास ले रहे हैं वहां दो दो ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ट्यूबलाइट का एनर्जी तो आपस में इंटरफ्रेंस कर ही रहा है, तो क्या तुमको बोर्ड पे कहीं ब्राइट और कहीं डार्क दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। अरे कहां दिखाई दे रहा है डार्क और ब्राइट? एकदम बीच में सर, बीच में थोड़ा लाइट है, साइड में डार्क, मतलब ऊपर में लाइट दिखता है। सर की भावना को समझो, सर की भावना को समझो। ठीक है मिलन बाबू, एकदम सही बोले। देख इंटरफेरेंस ये नहीं है जो तुमको यहां दिखाई दे रहा है, समझे? इंटरफेरेंस क्या होता है ना, वो एक तरह का पैटर्न है। पैटर्न, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी बुक है क्या? यस सर, यस सर। उमंग स्क्रीन शेयर करो, उसको खोलो, उसको खोलो, उसमें है ना बना हुआ होगा इंटरफेरेंस का पैटर्न, देखो जरा, मिला? यस सर। ब्लैक और जनरेटेड फ्रिंजेस, हाँ, ब्लैक और व्हाइट का स्ट्रिप जैसा होगा, सही है। यस सर। स्क्रीन शेयर कर भाई, स्क्रीन शेयर ऑफ है सर। करा रहे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखे इंटरफेरेंस का, नीचे लिखो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लिखना इसमें। इंटरफेरेंस इज द फेनोमेनन, इंटरफेरेंस इज द फेनोमेनन in which two waves superimposed on each other, two waves superimposed on each other and due to this redistribution of energy takes place, redistribution of energy takes place। redistribution of energy takes place। फुल स्टॉप, आगे देखो, आगे लिखो। that point or position, that point or position where waves superimposed in same phase, where waves superimposed in same phase, waves superimposed in same phase, comma
मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस विल फॉर्म. मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस विल फॉर्म. but bright fringes, fringes, but that point where waves superimposed in opposite phase, that point where waves superimposed in opposite phase, comma, minima or dark fringes will form. Minima or dark fringes will form. तो स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना. टू गेट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, टू गेट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, comma, sources must be coherent. Sources must be coherent. ब्रैकेट में लिखो, they have same frequency. They have same frequency. तब तो एक ही बिजली से जुड़ा हुआ तुम्हारा ट्यूब लाइट, तुम्हारा बल्ब, तुम्हारा हैलोजन, तुम्हारे घर का कुछ और भी चीज, मान ले म्यूजिक सिस्टम बजा दिया, पंखा चला दिया, कोई गाना बजा दिया, सब तो वही एसी से जुड़ा है. मतलब सर वो नहीं बोल रहे, मतलब सेम पावर का अगर दोनों पर रहेगा तो सेम ही ना उसका फ्रीक्वेंसी होगा. अच्छा, हम भी तो वही बता रहे हैं ना, एक एक करके. तो पहला क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हो गया. अब सेम पावर आ गया, अब सेम पावर का भी हम आंसर देते हैं. ठीक है, एक तुम ट्यूबलाइट लिया 40 वाट का, फिर एक बल्ब लिया 40 वाट का, फिर एक और बल्ब लिया अलग अलग तरह का, सब 40 वाट, सबका फ्रीक्वेंसी सेम. यस सर. क्यों? पावर सेम नहीं कर रहे. अच्छा, तो पावर से फ्रीक्वेंसी को क्या मतलब? पावर से फ्रीक्वेंसी को क्या मतलब? अजी उमंग जी सुनिए जरा ध्यान से. सबसे क्लोज बात क्या होगा सर? एक ही कंपनी का दो गो बल्ब सेम पावर का ले लिए, सही बोले? यस सर. पता है हाँ, हम बता रहे हैं ना, कहने का मतलब पता है, उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा. बनाने में गड़बड़ करता है. कारण हम बताते हैं. देखिए, आपका बल्ब जब जलता है तो लाइट देता कैसे? लाइट देने के पीछे कारण है कि उसके अंदर जब आपका करंट पास होता है ना, तो वो गैस को गर्म करता है, समझे? यस सर. और गैस गर्म होकर उसका इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब वो रिटर्न आता है तो एनर्जी इमिट करता है, और उसी एनर्जी से तुम्हारा बल्ब ये सब जलता है. क्लियर है? यस सर. ठीक. अब सोच कि जब तुम स्विच ऑन करेगा तो अलग अलग बल्ब है, 1 करोड़ गैस मॉलिक्यूल इसमें है, 1 करोड़ गैस मॉलिक्यूल इसमें है, 1 करोड़ गैस मॉलिक्यूल, एक साइड इसका भी हुआ, एक साइड इसका भी हुआ. क्या सोच, तो सब सेम तरीके से वापस आया होगा. इसका भी 1 करोड़ सेम तरीके से, इसका भी 1 करोड़ सेम तरीके से वापस आया होगा. नहीं सर. हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, 5 को डिफरेंस किया होगा इधर उधर. यस सर. Two independent sources cannot be coherent. Two independent sources cannot be coherent. दो अलग अलग सोर्स तुम ले लिया, वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकता.
तो बोले आप तो बोले थे अभी कि कोहेरेंट है ना, पेयर ऑफ सोर्सेस होता दोनों से। यही तो हम बता रहे हैं कि सोर्सेस बनाना पड़ता है कोहेरेंट सोर्स। एक सोर्स को डिवाइड करना पड़ता है दो सोर्स में, ताकि जो फ्रीक्वेंसी इसका हो वही दोनों का हो। अभी हम आपको बताते हैं, आपके घर में बल्ब जल रहा है? यस सर। हाँ, आप क्या कीजिए, दो को बल्ब ऑफ कर दीजिए, एगो का बात कीजिए, ठीक है? सुनिए, आप क्या कीजिए, अपना कॉपी का एक पेज लीजिए, पेज पे अपने पेन से छोटा छोटा दो होल कर दीजिए, उसको बल्ब के सामने रख दीजिए, दोनों होल से लाइट निकलेगा, सही है? यस सर। अब वो दोनों होल से जो लाइट निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी वही है ना जो तेरे घर का बल्ब का है? यस सर। तो क्या वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हो गया? हाँ सर। यही तरीका है कोहेरेंट सोर्स बनाने का, समझे आप? यस सर। क्या सबको समझ में आया बात? डिस्कशन जो हुआ समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? सर लाइन बन जा रहा है। अरे कुछ भी बने लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी सेम है ना, यस सर। तो बस वो कोहेरेंट है। तो दो स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है बस। अरे यार समझता काहे नहीं? तू अभी कोहेरेंट सोर्स पूछा ना कि इंटरफेरेंस पैटर्न पूछा? कोहेरेंट सोर्स। तो उस पर ध्यान देना, वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, ठीक है? वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी वही है जो उस बल्ब का है, जिस बल्ब से रोशनी पास हो रहा है। यहां नहीं समझे? यस सर समझे। तो इसी को कोहेरेंट सोर्स बनाना कहते हैं। तो चलो देखते हैं कोहेरेंट सोर्स कैसे कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। पहला लाइन, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। पहला ही लाइन में बात खत्म कि सर ये वाला लेंगे, इस कंपनी का बल्ब लेंगे, लाल लेंगे, पीला लेंगे, हरा लेंगे बल्ब, दो को अलग लिया, खत्म, नहीं हो सकता। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। सो एनी वन parent source must be divided to give two coherent sources। कोई एक पैरेंट सोर्स लेंगे, उसको डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे। जैसे देखो, मान लीजिए तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है और यहां पे एक सोर्स है, बल्ब। इस कार्डबोर्ड में तुम ऊपर एक स्लिट बना दिया और एक स्लिट नीचे बना दिया, तो S1 से लाइट यहां तक पहुंचा और फिर यहां से लाइट बाहर आया। S1 से लाइट S2 तक पहुंचा, फिर यहां से लाइट बाहर आया। क्या आप समझ पा रहे हैं? S1 और S2 सेम है, तो याद रखना पाथ का डिफरेंस 0 है, फेज का डिफरेंस 0 है। S1 एंड S2 कोहेरेंट है, S1 और S2 कोहेरेंट है। क्लियर है? दूसरा देखो, S है, यहां पे S1 है, यहां S2 है, S से S1 तक बाहर लाइट, S से S2 तक लाइट बाहर। इस बार ध्यान देना, S1 और S2 सेम नहीं है, मतलब पाथ का डिफरेंस 0 नहीं है, तो फेज का डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब बताओ, फेज का डिफरेंस 0 नहीं है तो क्या वो S1 और S2 कोहेरेंट हो सकता है?
नो सर। यस सर, मतलब तो फ्रीक्वेंसी करना है। हाँ हाँ, नो सर कौन बोला कि नहीं हो सकता? अरबाज, हम बोले सर हो सकता है। अच्छा। हम बोले सर हो सकता है। हाँ हो सकता है, उमंग बोला, हम समझ गए, लेकिन अरबाज शायद बोला था नो सर। सुन लो, वैसे नहीं सर, हम नहीं बोले, रवि बोला होगा। छोड़ छोड़ छोड़, हम बोले तो नहीं। ऐसा बात समझना कि सोर्सेस के कोहेरेंट होने के पीछे फेज का डिफरेंस मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। S1 और S2 दोनों का फ्रीक्वेंसी वही है जो पेरेंट सोर्स S का है। सो याद रखना S1 एंड S2 आर कोहेरेंट। S1 और S2 कोहेरेंट होगा, लेकिन कुछ फेज का डिफरेंस होगा। यहां फेज का डिफरेंस 0 है, ठीक है। अब देखो एक और तरीका, ये तरीका थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला तरीका है, लेकिन है, और नाम है इसका लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। इनका कहना क्या था ना कि हम मिरर के हेल्प से आपको दिखाएंगे कैसे कोहेरेंट सोर्स बनता है। प्लेन मिरर लिए, प्लेन मिरर के सामने एक लाइट का सोर्स रख दिए, तो कोई भी अगर आप पॉइंट लीजिएगा तो सोर्स से एक लाइट सीधा जा रहा है, सही है, और एक लाइट रिफ्लेक्ट करके पहुंचेगा। यस सर। जो लाइट रिफ्लेक्ट करके पहुंच रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके पहुंच रहा है, बोल सकते हैं ना कि सोर्स के इमेज से आ रहा है। बोलो बोलो, समझा? यस सर। जो रिफ्लेक्ट करके पहुंच रहा है वो आप बोल सकते हैं ना सोर्स के इमेज से आ रहा है। ये सोर्स एक ऑब्जेक्ट और S2 उसका इमेज। अब सोचो कि जो फ्रीक्वेंसी S1 का होगा वही फ्रीक्वेंसी S2 का भी तो होगा। यस सर। S1 object and S2 is image have same frequency, so they are coherent sources. चलो भाई, वो कोहेरेंट सोर्सेस में काउंट होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये बेसिक फंडामेंटल तरीका है कि कैसे आप कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं। नोट कीजिए फटाफट। Theory of interference. Let two waves y1 is equals to a sine kx plus ओमेगा t, और दूसरा है y2 is equals to b sin kx plus ओमेगा t। a sin kx plus ओमेगा t, दूसरा है a sin b sin kx1 या kx2 plus ओमेगा t। अभी जो ध्यान देना, when two waves superimposed on each other, जब ये दोनों वेव एक दूसरे पे सुपरइम्पोज करता है, तो याद रखना कि अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 11 का, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद आया 11? यस सर, वेव्स वाला। हाँ, तो आप यहाँ y इज इक्वल्स टू a साइन kx1 प्लस ओमेगा टी प्लस b साइन kx2 प्लस ओमेगा टी आप लिख सकते हैं। जब आप इसको सारा सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस, y is equals to a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस डेल आएगा। यहां a बताता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है,
आप अगर पूरा डेरिवेशन 11 वाला रिपीट करते हैं तो आपको इस a की जगह पे क्या मिलता है, a की जगह मिलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, 2ab cos फाइव। हम इस फाइव के लिए थोड़ा इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप जो x1 और x2 का डिफरेंस लाइएगा ना वो फाइव के फॉर्म में आएगा, ओके, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 5 के फॉर्म में आएगा। तो ये है एम्पलीट्यूड। अब यहां से आप a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव लिख सकते हैं। फाइव इसमें किसको स्टैंड करता है, 5 is 2 pi by lambda into del x is equals to phase difference। ये फेज का डिफरेंस है, आप फाई लिख सकते हैं, आप उसके जगह डेल फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको 11 याद होना चाहिए। बताइए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी। देख भाई नहीं याद है फिर से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी होगा वो a स्क्वायर, जो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो फर्स्ट इंटेंसिटी, और जो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो सेकंड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो जो मेरा इक्वेशन है, सो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। जब वेव किसी पॉइंट पे आपस में सुपरइम्पोज करता है, जब वेव्स किसी पॉइंट पे आपस में सुपरइम्पोज करता है हैविंग फेज डिफरेंस 5, तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन एज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5 इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या यहां तक किसी को डाउट? सब कोई बोलो बोलो। नो सर। नोट करो फटाफट।